हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ मनोज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर फ्रॉम MGHM इंटर कॉलेज महारारा एटा। तो देखिए, आज है लेक्चर नंबर 27 और पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की थी और आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, पहले भी हम बता चुके हैं कि सबसे पहले पूरी प्रॉब्लम को एक साथ पढ़िए। जैसे देखें, +1 माइक्रोकूलाम तथा -1 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2.0 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह द्विध्रुव 1.0 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष क्षेत्र की दिशा से 60 अंश का कोण बनाती है और हमें ज्ञात करना है द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण और द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था से 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए, यहाँ इस न्यूमेरिकल में एक द्विध्रुव दिया है जिसमें ये दो आवेश हैं और उनके बीच का सेपरेशन दिया है और एक वैद्युत क्षेत्र दिया है जिसमें वो स्थित है किस एंगल पर, 60 अंश के एंगल पर। तो इस सिचुएशन को पहले यहाँ बनाते हैं, देखिए, जिससे न्यूमेरिकल को समझने में आसानी होगी। इसकी सिचुएशन बना लेते हैं। जैसे ये द्विध्रुव है, ये कितने एंगल पर रखा हुआ है, क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री पर। यह है वैद्युत क्षेत्र और यहाँ दो आवेश -q और +q। तो यहाँ जो आवेश है -1 माइक्रोकूलाम और यहाँ का आवेश +1 माइक्रोकूलाम और जो डिस्टेंस है बीच का वो 2.0 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है चित्र में। तो देखिए, और जो वैद्युत क्षेत्र है जिसमें वो रखा हुआ है उसकी तीव्रता जो है E बराबर, यहाँ नोट कर लेते हैं कितनी दे रखी है, 1.0 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम भी हो सकता है इसका मात्रक। तो देखिए, सबसे पहले पूछा है द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, यानी बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ बराबर, फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, PE sin θ। आप लोगों को ये ध्यान आ रहा होगा, टाउ बराबर PE sin θ। इसको हम फर्स्ट चैप्टर में ड्राइव भी कर चुके हैं। तो अब देखें, यहाँ P की आवश्यकता पड़ेगी और पहले P कैलकुलेट करने के लिए Q कितना है, कोई सा एक आवेश यानी 1 माइक्रोकूलाम, दैट इज 10⁻⁻6 कूलाम और 2L दोनों के बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, अर्थात कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण P कितना आ गया, Q × 2L। Q की वैल्यू 10⁻⁻6 और 2L की वैल्यू 2 × 10⁻⁻2। तो बराबर कितना आ गया ये, 2 × 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। कूलाम डैश मीटर, इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर। मीटर को आप आगे ही लिखेंगे, मैंने नीचे लिख दिया है स्पेस की वजह से। तो अब टाउ निकालते हैं। देखिए, टाउ बराबर PE sin θ। तो देखें, P हमारे पास अभी कैलकुलेट किया है, ये 2 × 10⁻⁸ और E हमें गिवन है 1.0, सिंपली 1 लिख सकते हैं, × 10⁵ और साइन थीटा की वैल्यू देखिए 60। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 × 1 2 हो गया और 10⁻³ हो गए, -8 और +5 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना आ गया, √3 की वैल्यू आप जानते हैं 3 का वर्गमूल 1.732 × 10⁻⁻3। ये मात्र क्या होगा, बल आघूर्ण है, न्यूटन मीटर। बल युग्म का आघूर्ण है तो न्यूटन मीटर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर इसके। तो देखिए, सेकंड पार्ट में ये पूछा है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी इसी स्थिति में पूछी है। तो थीटा तो 60 डिग्री है ही हमारे पास। तो स्थितिज ऊर्जा के लिए हमने देखिए एक फॉर्मूला बताया था, U θ बराबर
माइनस पी ई कॉस थीटा। ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को, पढ़ के आए होंगे, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था आप लोगों से। पी की वैल्यू पुट करनी है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आप क्रम से स्टेप बाय इसको करते आएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। -2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ई की वैल्यू देखें 1 इंटू 10⁵ और cos 60, तो देखें -2 रह गया और 10⁻³ रह गया और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना रह गया -1 इंटू 10⁻³ जूल। स्थिति यूरिया है, किस में होगी, जूल में होगी। तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। ओहो, ये वैल्यू हमें नहीं हटानी थी, चलिए कोई बात नहीं, इसको फिर करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट है द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण। तो देखिए जैसे अभी हमने निकाला था बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, और मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि साइन के लिए 90 डिग्री साइन 90 1 होता है और 1 मैक्सिमम वैल्यू है। तो टाउ मैक्सिमम बराबर कितना आ गया, पी ई। अब वैल्यू पुट करते हैं। अभी देखें, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, हटाना नहीं चाहिए था। पी कितना आया था, 2 इंटू 10⁻⁻8। एक बार फिर देख लेते हैं, क्यों, देखिए 10⁻⁻6 है और ये 2 इंटू 10⁻2 है, मल्टीप्लाई करके इतना ही आया था अभी। और ई क्वेश्चन में दे रखा है 1 इंटू 10⁵, तो 1 इंटू 10⁵। तो देखें 2 इंटू 1 2 हो गया और पावर रह गई -3 न्यूटन मीटर। ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, बल युग्म के आघूर्ण की। अब देखिए चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। इसमें कह रहा है द्विध्रुव को स्थायी साम्य अवस्था से 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। इसमें यही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है विशेष रूप से, स्थायी साम्य अवस्था। हम पहले भी बता चुके हैं कि ये द्विध्रुव स्थायी साम्य अवस्था में कब होता है, जब ये इस तरीके से क्षेत्र की दिशा में स्थित होता है, क्षेत्र के अनुदिश स्थित होता है, यानी उस समय थीटा 0 होता है। तो यानी स्थायी संतुलन से घुमाना है, यानी थीटा बराबर 0 से, यानी θ1 बराबर 0 से कहाँ तक घुमाना है, 180 अंश। तो θ2 180 अंश। अब किए गए कार्य का जो फॉर्मूला है W बराबर PE हम निकाल चुके हैं, cos θ1 माइनस cos θ2। तो देखें अब वैल्यू पुट करते हैं। P कितना है अपने पास, 2 इंटू 10⁻³ और E है 1 इंटू 10⁵ और cos 0 माइनस cos 180। तो देखिए ये 2 हो गया, यहाँ कर देते हैं अब, या आगे कर देता हूँ मैं यहाँ पर, बराबर 2 इंटू 10⁻, देखिए 2 इंटू 1 2 और ये -3 और ये प्लस के 5, तो 10⁻² हो गया। कहीं सॉरी, P हमारा -8 था, ये हमने वैल्यू हटा दी, ये थोड़ी मिस्टेक कर दी। P की वैल्यू यहाँ भी देखिए रखी थी 2 इंटू 10⁻⁻8, अभी निकाल चुके थे पीछे, आप लोगों के पास ये मौजूद होगी। 2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू cos 0 की वैल्यू देखिए 1 और cos 180 की -1, तो 1 माइनस -1 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 हो गया सिंपली। तो 4 इंटू 10⁻, और अब यहाँ -8 और 5 कितने रह गए, -3, तो -3 जूल। एक बार फिर समझ लें, देखें θ1 स्थिति से θ2 स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। P की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻8
और ई की वैल्यू 1 इंटू 10⁵ और cos 0 माइनस cos 180, और इन दोनों पावर को सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा और 2 इंटू 1 2 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, और ये सॉल्व होके कितना हो गया 4 इंटू 10⁻³ जूल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए एक जगह इलेक्ट्रॉन है और एक जगह क्या रखा है, प्रोटॉन, और इनके बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम। देखिए इसका जो चार्ज होगा Q1 बराबर, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो -E, और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, +E। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, प्रोटॉन। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो हमारी सिचुएशन है इस तरीके से है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो इस तरीके से ये एक निकाय बन गया और हमें इनकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखिए बहुत सिंपल, U बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये दो बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। तो अब सिंपली वैल्यू पुट करनी है। यह है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए 9 इंटू 10⁹ इस टर्म की वैल्यू इंटू Q1 कितना है, -E, और ये +E अपॉन R कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं R हमारे पास जो दोनों के बीच की दूरी है 0.5 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इंटू 10⁻10 मीटर, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 0.5 इंटू, या ऐसा करते हैं इस पॉइंट को अभी हटा लेते हैं, या चलिए अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, बाद में देखेंगे जो कुछ करना है, 10⁻10। अब देखिए E की वैल्यू रख देते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का आवेश आप लोग जानते हैं, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो देखें 9 अपॉन 0.5, इसको इतना लिख लेते हैं। पावर अरेंज करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 19 हो जाएगा, ये पावर प्लस की होगी। E की वैल्यू रखिए, और चूंकि ये -E है तो मैं माइनस यहीं लिख देता हूँ, बराबर माइनस हो गया, ओके, इनटू ये E² हो गया। तो E² का मतलब, या दोनों की वैल्यू किसी तरीके से रख लें, 1.6 इंटू 1.6 2 बार आएगा क्योंकि 2 बार E है, और ये पावर भी 2 बार आएगी, -19 इंटू 10⁻19। अब देखिए इस पॉइंट को हटा लेते हैं और इससे हटा देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए -9 इंटू, देखिए 16 6 16 छंगे 96 का 6 हासिल के 9, 16 एकम 16 और 9 25, 256 हो गया। एक अंक बाद दशमलव लगेगा, ओके, और पावर अरेंज करते हैं। 10 की पावर कितना रह गया, -19, और ये एक +19, एक तो ये कैंसिल आउट ही हो गई, ये बचा 10 की पावर -19। अब देखिए इसको हल करते हैं, अपॉन कितना है 5, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 9 का 9 छंग 54 के 4 हासिल के 5, 9 पंजे 45 और 5 50 हासिल के 5, 9 दूनी 18 और 5 23, और एक अंक बाद दशमलव, और बटे 5 गुणा 10 की घात -19। इससे डिवाइड करते हैं माइनस, देखिए 5 चौक 20, 3 बचा 30 हो गया, ठीक, 5 छक 30, 5 के इतना ही छोड़ लेते हैं 230 क्योंकि 2 डिजिट तक ही निकालना, इतना काफ़ी है, और इंटू 10⁻19। तो देखिए
यहाँ तक हमने छोड़ लिया, दशमलव के आगे नहीं अरेंज किया। अब देखें 1 दशमलव यहाँ लाएंगे अब, तो एक पावर ऐड होगी, तो -4.6 यानी दशमलव को इधर की ओर हटा रहे हैं क्योंकि इस समय दशमलव यहाँ लगा हुआ है। तो हमने दशमलव यहाँ लगाया है तो एक पावर बढ़ाएंगे, एक स्थान हटाया है इसलिए, तो 10 की घात -19 प्लस 1 करेंगे तो 10 की घात -18 जूल हो गया। ओके, 10 की घात -18 जूल। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब देखिए थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। देखिए दो समान आवेश हैं प्लस q जो कि 2a दूरी पर रखे हुए हैं। एक तीसरा आवेश -2q इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर रखा जाता है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 आवेश हो गए। अभी हमने ये प्रॉब्लम की, ये 2 बिंदु आवेशों के निकाय की हो गई। अब हमारे पास 3 आवेश हो गए, एक ये और एक ये दोनों आवेश कितने हैं? +q। तो इसको मैं q1 मान लेता हूँ और इसको q2। ये दोनों बराबर हैं, q1 बराबर भी q है और q2 बराबर भी q है। तीसरा आवेश एक है 2q, इसको मैं q3 मान लेता हूँ, 2q जो बिल्कुल ठीक बीच में रखा है इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर। तो ये एक जो सिस्टम बना, तो 3 आवेश हो गए अपने पास। तो इस सिस्टम की हमें ऊर्जा निकालनी है। तो देखिए जब हमने ये टॉपिक पढ़ाया था तो उस समय हमने ये बताया था कि सिंपली आप इसको इस तरीके से करते जाइए कि u बराबर, अब 3 बिंदु आवेश हैं तो u पहले 1 के साथ 2 ले लिया, अगला 1 2 प्लस u 1 3। अब 3 तक ही चलना है क्योंकि 3 ही आवेश हैं। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से हमने कर लिया, 1 के बाद 2 से, 2 और 2 से हायर जो अगला टर्म आएगा 3 2 3। अब 3 के साथ तो बनेगा नहीं पेयर, तो ये 3 पेयर बने। अब u12 निकालना है तो देखिए 1/4πε0 ये टर्म सब में आएगा, मैं कॉमन ले लेता हूँ q1। अब u12 के लिए q1 q2 बटे r12 प्लस u13 के लिए q1 q3 बटे r13 यानी 1 और 3 के बीच की दूरी प्लस q2 q3 अपॉन r23 यानी q2 और q3 के बीच की दूरी। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 1/4πε0 q1 q2, q1 ये है, q2 ये है, दोनों के मान q और q हैं तो q इंटू q स्क्वायर हो गया। और देखें ये पूरा जो डिस्टेंस है दोनों कितनी दूरी पर रखे थे? 2a दूरी पर। तो q1 और q2 के बीच की दूरी r12 कहलाएगी जो कि 2a है। तो कितनी हो गई? 2a प्लस, सॉरी देखिए तीसरा आवेश -2q है। यहाँ पर अचानक ध्यान आ गया मुझे, ये कितना है? -2q है, ये ध्यान रखना है। अब q1 q3 की बात करें तो q1 ये है, q3 ये है। तो देखें q1 का मान q रखेंगे और q3 का मान -2q रखेंगे। यहाँ साइन सहित रखना है, बटे दोनों के बीच की दूरी 1 और 3 के, 1 और 3 ये डिस्टेंस a होगा क्योंकि मध्य बिंदु पर रखा है, तो अपॉन आ गया a प्लस q2 q3, q2 ये है, q3 ये है, यानी q इंटू -2q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी q2 और q3 के बीच का डिस्टेंस, ये भी a होगा क्योंकि ये मध्य बिंदु पर रखा हुआ है, ये भी a हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/4πε0, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है कोई, तो इसकी भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रख रहे हैं। तो q²/2a और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -2q²/a और -2q²/a। तो 1/4πε0, देखें 2 एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ आ गया q², यहाँ 2 बार जाएगा तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई तो 4q² और यहाँ भी -4q²। अब देखें -4q² -4q² -8q² और प्लस q² -7q² बचा, तो -7q² अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2a ये स्थिति ऊर्जा आ गई निकाल। तो बहुत सिंपल स्टेप वाइज करते जाएंगे तो बहुत सिंपल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए भाई। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर आगे चलेंगे। तो देखिए चलते हैं अब अगली प्रॉब्लम पर। देखिए पारे की एक समान 27 बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है और सभी आवेशित बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाने पर बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। तो प्रॉब्लम को समझें पहले कि हमारे पास पारे की 27 बूंदें हैं जो समान आकार की हैं, क्योंकि एक समान है, उनका साइज सबका सेम है और सबको हमने 10 वोल्ट तक आवेशित किया है, यानी इतना आवेश दिया है कि उनका विभव 10 वोल्ट हो गया। अब फिर इसके बाद हमने सभी बूंदों को मिला दिया तो एक बड़ी बूंद बनेगी, उसका विभव कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जैसे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, जैसे ये छोटी बूंद है, ऐसी कितनी है 27, और इन सबको मिला के एक बड़ी बूंद बन गई। इसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं तो, और इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लेते हैं। पहले तो इन दोनों में एक रिलेशन निकालेंगे। इस पर मान लीजिए क्यू आवेश है और ऐसी कितनी बूंदें हैं 27, तो इस बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा 27 क्यू हो जाएगा, कैपिटल क्यू जो है, क्योंकि सभी 27 बूंदों का आवेश अब एक बड़ी बूंद पर हो गया। तो देखिए पहले इनकी त्रिज्या कितनी होगी इस बड़ी बूंद की ये देखते हैं। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 बूंदों का आयतन जो कि छोटी है 27, या ऐसे कर सकते हैं 27 गुणा एक छोटी बूंद का आयतन। छोटी बूंद का आयतन, क्योंकि आयतन उतना ही रहेगा क्योंकि सभी बूंदें मिला दी गई हैं। तो देखें अब बूंद गोल होगी और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब बड़ी बूंद है तो बड़ी आर रखेंगे क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने कितनी मानी है कैपिटल आर मानी है, बराबर 27 गुणा छोटी बूंद का आयतन कितना होगा 4/3 पाई छोटा आर क्यू। देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गए, आर क्यू बराबर बचा 27 आर क्यू। तो आर बराबर, या इसको 3r का क्यू लिख सकते हैं, 3r का क्यू, क्योंकि 27 का घनमूल लें तो 3 आएगा। तो r बराबर कितना आ गया 3r, यानी बड़ी बूंद इतनी त्रिज्या की होगी। अब देखें छोटी बूंद का जो विभव है, छोटी बूंद का विभव छोटी बूंद का विभव कितना दे रखा है 10 वोल्ट। अब बूंद गोल है और गोले पर जो विभव का सूत्र है गोले के पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। देखें छोटी बूंद पर विभव निकालना है तो छोटी बूंद पर आवेश क्यू है और उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, तो आर रख दिया बराबर 10 वोल्ट। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं अभी। अब देखें बड़ी बूंद का जब विभव निकालेंगे, बड़ी बूंद का विभव तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू और कैपिटल आर, क्योंकि बड़ी बूंद पर आवेश क्यू है और त्रिज्या कैपिटल आर है, तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू हमारे पास कितना है 27 इंटू स्मॉल क्यू। ये देखिए अभी हमने समझाया था 27 क्यू, और कैपिटल आर छोटे आर के टर्म में कितना आया है आर बराबर 3r, तो ये हो गया 3r। 3 से ये 9 बार कट गए, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 9 अलग कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। और देखें इसकी वैल्यू हमारे पास ये है 10 वोल्ट, ये छोटी बूंद का विभव हो गया, तो बराबर 9 गुणा 10 बराबर कितना आ गया
90 वोल्ट, यानी जो बड़ी बूंद बनेगी उस पर 90 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी हो चुकी हैं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड भी हो गई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेस पर भी हो गई। तो अब कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।